हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होगा। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 शुरू हो रहा है 8 जून से, तो आज 5 मई हो चुका है। तो मान के चलिए हमारे पास केवल 30 दिन का समय बाकी है। तो 30 दिन पहले हम लोग एक ऑल इंडिया लेवल के पहले टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में आप सभी का पेपर होगा और इस पेपर को आप सभी को पूरा हल करना है और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अपनी तैयारी को देखना है। ठीक है, तो साथियों इस पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी प्रश्न डिवाइडेड रहेंगे। जैसे पहले पार्ट में आप सभी को सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, ओके, जिसमें आपका जीके हिंदी के प्रश्न रहेंगे। दूसरे पार्ट में गणित रीजनिंग यानी रीजनिंग और मैथ के सवाल रहने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का एग्जाम पूरे 300 नंबर का रहेगा, तो ये भी आपका पूरा 300 नंबर का पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, यूपी के नए पैटर्न पे सारे प्रश्न रहेंगे। जितने भी यूपी के एग्जाम हो रहे हैं ना, जिस तरह से नए नए सवाल पूछा जा रहा है ना, सेम उसी तरह सारे नए सवाल आपको इस पेपर में मिलने वाले हैं। टाइम 45 मिनट का रहेगा, लेकिन आपको जो रियल पेपर में सवालों को हल करने के लिए टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का रहेगा। लेकिन इस पेपर को हम आपके लिए भाई केवल 45 मिनट का समय रख रहे हैं, उससे भी कम ही मिनट का समय लगे तो इस पेपर को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, गलत है जहाँ पर आप सभी का नंबर नहीं कटेगा, यानी एक भी सवाल पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाले हैं। तो साथियों, आप क्लास को करिए या ना करिए, लेकिन इस टेस्ट को जरूर दीजिए। सारे प्रश्नों को आप खुद से हल करिए और अपनी तैयारी को जांचिए कि आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करेगा। भाई आप सभी से हम प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को पूरा देखिएगा, एक भी सवाल छोड़िएगा मत इस क्लास का, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की है, राजेंद्र प्रसाद जी की है, अबुल कलाम आज़ाद की है या भगत सिंह की है? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो साथियों, भारत में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक पर है? तमिलनाडु का है, राजस्थान में है, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, फेसबुक मूल का एक ऑनलाइन सोशल मीडिया है, तो ये फेसबुक भाई कहाँ का एक ऑनलाइन सोशल मीडिया है? बताएंगे आप सभी लोग। एशियाई मूल का है, यूरोपीय मूल का है या कनाडाई है या अमेरिकी मूल का? एक ऑनलाइन सोशल मीडिया है। फेसबुक आप यूज करते होंगे, तो अमेरिकी मूल का एक ऑनलाइन सोशल मीडिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? डैश उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या होती है? तो वॉन होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि अमेरिका का मुद्रा क्या होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग। तो अमेरिका का डॉलर क्या होता है भाई? कमेंट बॉक्स में आप सभी को इस सवाल का राइट आंसर बताना है। ओके, चलिए अगला सवाल। और आगे बढ़ने से पहले भाई सबसे पहले यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में ये पेपर में छपने वाला प्रश्न आप अपने पास मंगा लीजिए भाई।
इसमें आप सभी को देखिए कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे, जीके से मिलेगा, मैथ से मिलेगा, रीजनिंग से मिलेगा और हिंदी से मिलेंगे, यानी जो टोटल आपका सब्जेक्ट है चारों सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा 10 टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दिया जाएगा भाई, छपेगा पूरा पेपर यहीं से, तो जल्दी करिए भाई, समय नहीं है। ये नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आपको अपने पास मंगाना है और एग्जाम से पहले आप सभी को सारे प्रश्नों को तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त, तो जल्दी करिए इस नंबर मैसेज करके और 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी और भी अच्छी तरीके से करिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डैश भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं कौन? भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं कौन? तो मंत्रिमंडल, सचिव, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? साथियों, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? कलाई में है, जबड़ा में है, जांघ में या पैर में? तो ये कलाई में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो साथियों, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का क्या? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का क्या? तो परावर्तन है, ध्वनि का परावर्तन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, जलियांवाला बाग में गोली मारने का अधिकार किसने दिया था? तो साथियों, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? साइमन ने, रॉलेट ने, या जनरल डायर ने, या लॉर्ड कर्जन ने? तो आप सभी को मालूम होगा जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, जो कि 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो सुकुमार सेन थे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की एक लोक चित्रकला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की एक लोक चित्रकला है जो वारली चित्रकला है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर को, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये पुरी में स्थित है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत के मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत के मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? बताएंगे आप सभी लोग, तो वो कौन सा है? तो याद रखिएगा NW2 है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सॉल्व देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक थे? तो साथियों, इनमें से कौन बृहत कथा कोश के लेखक थे? क्षेमेंद्र थे, दंडी थे, हरिसेठ थे, या भावभूति थे? तो कौन थे? तो हरिसेठ थे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो पूरे 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया था वो कौन सा है भाई? यानी किसका मकबरा है? भारत का पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया था,
तो वो कौन सा है? तो बलबन का जो मकबरा है ना ये है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो इसमें किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, हाल ही में पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों हाल ही में जो पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया वो कहाँ पर यानी किस शहर में किया गया? तो कोलंबो में ही किया गया था, श्रीलंका में स्थित है ये कोलंबो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता था? तो साथियों किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था? तो लापता लेडीज ने जीता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो साथियों अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है बताएंगे आप सभी लोग? तो अलम का उपयोग है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा ये रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए करवाएंगे। भाई आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। अभी आप लोग तुरंत नोटिफिकेशन को ऑन करिए क्योंकि ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं हो रहा भाई, ठीक है? तो आप जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करें कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, सारंग शब्द किसका पर्यायवाची है? सारंग शब्द किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो गृहस्थ होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सन्यासी के मतलब जो घर वार छोड़ देते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? गृहस्थी होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो इनमें से क्रिया विशेषण शब्द नहीं कौन सा? जैसे पहले है धीरे भी है, शायद। पुस्तक तो भाई एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये क्रिया विशेषण शब्द नहीं है पुस्तक। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंतरंग शब्द का विलोम शब्द है? तो अंतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग होगा, बदरंग होगा, नारंगी होगा, सतरंगी होगा। क्या बनेगा? तो बहिरंग बनेगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, अव्यय के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो साथियों अव्यय के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो पूरे 4 भेद हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो तो उसे क्या बोलेंगे? जन्मांध बोलेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। भगवान को फूल अर्पित करो, तो फूल का भाई तत्सम शब्द क्या बनेगा? तो पुष्प बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, विस्मयादिबोधक अव्यय किस वाक्य में नहीं है? बताएंगे आप लोग। विस्मयादिबोधक अव्यय किस वाक्य में नहीं है? जैसे मेरे दोस्त देखिए, छी ये तो विस्मय है, बाप रे ये भी एक विस्मय है, वाह वाह इसमें भी विस्मय, लेकिन मैंने कहा कि वह नहीं जाएगा, तो इसमें कहाँ विस्मय विस्मयादिबोधक अव्यय है? तो बी ऑप्शन में नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सातु छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो कामा का यानी अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम कैसे होता है? ऐसे वाला होता है जो नीचे लगता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करिए। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करना है तो कौन सा है? समाप्ति में भाई जो पहला ऑप्शन है जीरो या तो ऐसे डैश डैश रहता है, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो सांसारिक, दोस्त मेरे सांसारिक हम लोग कैसे लिखते हैं, जो कि पहला ऑप्शन गलत है भाई। संसारिक, संसारक डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है। राम रोता है, भाई राम रोता में अलग हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा राम बहुत रोता है, ये सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, वाक्य में कारक कौन सा है? वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, वाक्य में कारक कौन सा है? बताएंगे आप लोग। तो इसमें अधिकरण कारक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्न में से यश प्राप्त के समास विग्रह का चयन करें। यश प्राप्त के समास विग्रह का चयन करना है, बताइए। तो यश को प्राप्त होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइए। किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द आप सभी को बताना है। तो किनारा का मतलब होता है दोस्त मेरे क्या? हाशिया। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में आप जरूर स्कोर करिएगा कि आज के इस लाइव टेस्ट में से आप सभी कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कौन सा है? नौकर आया था, नौकर आता होगा, नौकर आया या नौकर आया होगा। संदिग्ध लग रहा है किस में? नौकर आया होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है? तो पूरे कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। हिंदी के तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है भाई? हिंदी के तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? च है, छ है, ज है और एक झ है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। पगड़ी ओढ़कर आओ वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? ओढ़कर यानी पगड़ी पहन कर आओ ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त शब्द होगा, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। सही वर्तनी का चयन करिए। पौराणिक, पौराणिक तो पहला ऑप्शन सही है भाई, ओके। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बताइए। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बताइए। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सभी है? बताएंगे आप लोग। तो ये मिश्र वाक्य है, जैसे यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ये मिश्र वाक्य है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। तो अब साथियों हम लोग रीजनिंग के सवालों को हल करेंगे। आप भी अच्छी तरीके से रीजनिंग का एक एक सवाल को हल करिए। तो देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 198, 194, 185 प्रश्नवाचक चिन्ह, 144, 108। तो हम लिख रहे हैं, आपका आंसर आ जाना चाहिए 198 के बाद 194, 185 क्वेश्चन मार्क, 144, 108। देखिए घट रहा है भाई, यानी कुछ न कुछ इसमें माइनस किया होगा। 198 से 194 -4 हुआ है। 194 से 185 यानी 85, 5, 90, इसमें -9 हुआ है। और साथियों 144 से 108 कैसे गया होगा? तो -36 हुआ है इसमें।
तो साथियों देखिए 2 का स्क्वायर किया भाई, ये 3 का स्क्वायर किया है। यदि हम 4 का स्क्वायर घटा दे तो 185 में से एक बार हम चेक कर ले भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 185 में से यदि हम 16 घटाते हैं तो कितना आएगा भाई, 169 आएगा। अब 169 से 44 कैसे आएगा, 25 घटेगा तब, यानी 5 का स्क्वायर। देखिए बिल्कुल करेक्ट हमारा ये लॉजिक है कि पहले 2 का स्क्वायर घटाया फिर 3 का स्क्वायर, तो इसी प्रकार हमने 4 का स्क्वायर घटाया तो हमने देखा कि 5 का स्क्वायर भी घटाया है, क्योंकि 169 से आपको 144 जाना है, तो 69 में से 44 कितने घटाएंगे बनेगा, तो 25 घटाएंगे, तो कितने का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 144 से 108 यानी -36 हुआ है, तो ये 6 का स्क्वायर है भाई। हमारा लॉजिक मिल गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना नंबर आ रहा है, 169 आ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह किया भाई 169, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। अब इस सॉल्व का उत्तर करिए तो 51 का KBZ HYW इसका रिलेशन पता कर आपको VIF का रिलेशन बताना है। तो KBZ इसका कोड HYW, K होता है 11, H होता है 8। अब देखिए B का रिलेशन Y से बनाना है, तो यहाँ पे आप B को 28 कर लीजिए, Y को 25 एज इट इज रहने दीजिए। Z 26 होता है, W 23 होता है। 11 से 8 -3, 28 से 25 -3, 26 23 -3। इसमें रिलेशन कितने का लगा है, -3 का रिलेशन लगा है भाई। क्लियर। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमसे पूछा है VIF का, -3 -3 V होता 22, I होता 9, F होता 6, तो 22 में से 3 घटाएंगे 19, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो 19 पे यस होता है, 6 पे F होता है और 3 पे C होता है, यानी SFC। कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है, बताएंगे आप सभी लोग। मेरे दोस्त 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है, पहले आप साथी ना 12 घंटे का निकाल लीजिए कि 12 घंटों में सुइयां कितनी बार मिलती हैं, बताइए। तो याद रखिए 12 घंटों में सुइयां मेरे दोस्त 11 बार मिलती हैं, ठीक है, 11 बार मिलती हैं। तो उसी प्रकार भाई 36 घंटे की बात करें, ये 12 घंटा में यदि 11 बार मिले तो 12 घंटा में कितने बार मिलेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 11 गुणा 3 कर लीजिए भाई, क्योंकि 12 3 गुना हो रहा है ना, तो ये 11 गुणा 3 हो जाएगा, यानी 33 बार मिलती हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं, तो 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी, 36 घंटे में 33 बार मिलेंगी, ऐसा आप निकाल सकते हो भाई। क्लियर। तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर। एक निश्चित कुट भाषा में लास्ट को PFWY लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मीन को कैसे लिखा जाएगा। तो साथों लास्ट LAST इसका कोड PFWY यही है। तो हर एक अक्षर का कोड L होता 12, P होता 16, A होता 1, F होता 6, S होता 19, W होता 23, T होता 20, Y होता 25। तो साथियों 12 16 प्लस 4 हुआ है, 1 से 6 प्लस 5 हुआ है, 19 से 23 प्लस 4 हुआ है, 20 से 25 प्लस 5 हुआ है। रिलेशन इसमें +4 +5 यही है, +4 +5 +4 +5। तो पूछा किसका, मीन का पूछा है, MEAN। तो +4 +5 +4 +5, यम 13 13 4 17 17 पे कौन आता है भाई, 17 हम लिख देते हैं, तो क्यों आएगा। ई होता 5 5 5 10 10 पे जे होता है, 1 होता 1, तो 1 4 5 5 पे ई होता है, एन 14 14 5 19 19 पे यस होता है। तो क्यों जे ई एस डी ऑप्शन, तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे भाई। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्न में से कौन सा विषम है, बताएंगे आप सभी लोग। तो 45 75 105 85, बताइए कौन सा विषम है इसमें।
45 को हम क्या कर सकते हैं भाई, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 पच्चीस 75, और उसके बाद 15 सत्ते 105। 85 क्या 15 से विभाज्य है? नहीं है, ये तो 17 गुणे 5 होता है, 17 पच्चीस 85 होता है। यानी देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये सभी क्या है भाई, 15 से विभाज्य हैं, 15 से विभाज्य है। लेकिन 85 ये 15 से विभाज्य नहीं है, तो यही विषम हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई रीजनिंग में कुछ भी लॉजिक लग सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसी बात पर अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। 10 450 5, 8 336 5। पहले आपको ना इन दोनों का रिलेशन पता करना होगा, उसके बाद आपको ऑप्शन पे देखना पड़ेगा सेम रिलेशन पे। तो भाई जानते हैं ये सवाल आप कैसे हल करेंगे? जैसे पहला बॉक्स है 10 450 फिर 5। आपको सबसे पहले छोटा से बड़ा के रूप में लिख लेना है, 5 10 और 450। अब देखिए इसको ए मान लेना है और इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। आप सभी को हमेशा याद रखिएगा, याद भी होना चाहिए कि ए और बी का आपको मदद लेकर यही बड़ा वाला नंबर लाना होता है, यही बड़ा वाला नंबर लाना होता है। ए और बी का आपको मदद लेकर भाई यही बड़ा वाला नंबर लाना होगा। कैसे आप ला सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें आप 4 काम कर सकते हैं। प्लस का साइन लगाकर इसको हल कर सकते हैं, गुणा लगा सकते हैं, भाग लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, ये लॉजिक लगा सकते हैं। अब देखिए इसे आप हल कैसे करेंगे। तो दोस्त मेरे, यदि हम पहले तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 15। अब 15 से हमें 450 बनाना है, तो कितने गुणा करेंगे 450 बन जाए भाई 15 में? 5 10 को हमने जोड़ा तो कितना है 15, 15 से हमें 450 जाना है, तो कितना हो सकता है भाई? 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी 30 का गुणा करने में भाई 15 तिया 45 पे गुणा करेंगे 450। क्या यही लॉजिक है इसमें? ए प्लस बी किया फिर इंटू 30 किया तब जाकर सी आंसर आया। अब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा भाई हमें, है ना। देखिए जो ये 8 360 5 है, तो देखिए सबसे पहले छोटा से बड़ा हम लिख लेते हैं भाई, दूसरा अब हल करते हैं। इसमें लॉजिक देखिए, पहले ए प्लस बी को जोड़ा फिर 30 से गुणा कर दिया तो सी हमारा आंसर आया। दूसरा देखिए 5 8 360, हमने छोटा सा बड़ा लिखा है, तो पहले इन दोनों को जोड़िए, 8 5 13। अब 13 में यदि हम 30 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 13 39 हो जाएगा, यानी 300, ये तो 90 आ रहा है लेकिन हमें 360 लेना है। यानी ये लॉजिक नहीं मैच किया, इसमें लॉजिक क्या लगा था? ए प्लस बी इंटू 30 बराबर सी, यही लॉजिक था। अब इसमें एक बार फिर से दूसरा लॉजिक लगाएंगे भाई हम लोग। तो ऐसा काम करते हैं, इस पर हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 10 में 50, अब 50 से 450, तो 50 में यदि 9 का मल्टीप्लाई कर दे तो, यानी इस बार देखिए 50 गुणे 9 कितना होगा? 450 होगा। इसमें लॉजिक इस बार देखिए ए गुणा बी, ए गुणा बी किया, 5 10 50, फिर गुणा 9 किया, तब जाके हमारा सी आंसर आया भाई, है ना, यही था ना। दूसरा चेक करिए, 8 360 5, तो पहले 5 फिर 8 360, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 और 40। अब देखिए ये मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो 9 चौका 36 360 आ गया। यानी लॉजिक ए इंटू बी इंटू 9 बराबर सी, ये पैटर्न है भाई। यानी यही लॉजिक हमें ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है बताइए? देखिए 9 चौका 36, 36 नवा नहीं होगा भाई, 340 गलत हो जाएगा। 5 7 35, 9 5 35, ये हो सकता है क्या? बी ऑप्शन। 5 7 285, क्योंकि यूनिट भाई 5 आ रहा है। 5 7 35, मल्टीप्लाई करेंगे 35 और गुणा 9 करेंगे कितना आएगा? 9 5 45 का 5 4, 9 3 27 और 31 आया रहा भाई, 32 9 3 27 और 31 315 नहीं। तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी देखिए 3 27 27 9 नहीं आएगा। डी ऑप्शन देखिए हो सकता है आ जाए भाई, जो 3 7 189 दिया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 21 9 देखिए 189 आ गया ना भाई। ए इंटू बी इंटू 9 बराबर सी, यही लॉजिक था। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो गया भाई। ठीक है, आप सभी को समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा?
एक निश्चित कूट भाषा में AGED को 7613 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और अर्ग को 1236 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा? तो दोस्त मेरे AGED इसका कोड 7613 EARG, अर्ग है तो 1236 है, तो किसका कोड पूछा? आर का। जब सिंगल पूछता तो कॉमन चेक करते हैं, लेकिन इसमें तो पहले वाले में देखिए आर है नहीं, केवल अर्ग में आर है, यानी हमारा आंसर इसी में मिलेगा 1236 में। हमारा आंसर नहीं मिलेगा इसमें 7613 में, क्योंकि भाई इसमें आर है ही नहीं। तो अब देखिए सबसे आसान वाला मेथड बताएंगे, जिसमें आर नहीं है उसमें हमारा आंसर होगा नहीं, यानी इसमें हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि AGED में तो आर दिया नहीं है। तो 7 6 1 3 देखिए ऑप्शन में कौन कौन से दिया है। 1 इसमें दिया तो काट दीजिए, 3 में देखिए इसमें दिया काट दीजिए, और 6 देखिए काट दीजिए। बच रहा कौन सा? 2 बच रहा है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आर का। 2 कोड होगा मेरे दोस्त, ठीक है। पहला मेथड तो ये है, ठीक है, कि जिसमें आर नहीं रहेगा उसमें आंसर नहीं होगा। तो इसी प्रकार देखिए 613 जो कि ऑप्शन में 613 दिया तो काट दिया। अब देखिए दूसरा मेथड यही होता है ना कि अब सिंगल पूछता है तो हम कॉमन चेक करते हैं, इसमें कॉमन नहीं मिला, अब हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है तो हट जाएगा, 1 इसमें है, 1 इसमें हट जाएगा, फिर उसको देखिए 3 इसमें है, 3 हट जाएगा। अब बच रहा क्या? देखिए एज में 7 बच रहा, अर्ग में 2 बच रहा है, तो जिसमें आर रहेगा उसी में आंसर होगा। तो अर्ग में देखिए आर है तो आर का कोड क्या होगा? 2 होगा, जो कि पहला ऑप्शन। तो इस तरह से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बॉक्सिंग का संबंध रिंग से है तो घुड़दौड़ का संबंध किससे बनेगा? तो दोस्त मेरे बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है, तो घुड़दौड़ कहाँ पर खेली जाती है? कोर्ट में, पूल में, मैदान में, एरिना में। तो भाई याद रखिए एरिना में होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। 250 छात्रों की कक्षा में रीना की रैंक प्रारंभ से 115वीं है, तब अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है? बताइए भाई। ये वाला सवाल हमने आपको कितनी बार बताया? 250 माइनस 115 करना है और लास्ट में +1 को रीना को जोड़ देना है। 250 में से 115 कितना आएगा? 135 आएगा। 135 में +1 कर दिए 136, यानी अंतिम छोर से उसकी रैंक कितनी होगी? 136वीं रैंक होगी, जो कि डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्न में से कौन सा विषम है? कान, आँख, गुर्दा, नाक, कौन सा विषम है भाई? जैसे कान, आँख, नाक, ये तो भाई बाहरी अंग है ना, बाह्य त्वचा है, लेकिन गुर्दा एक आंतरिक अंग है भाई ना, तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह YVSPM, प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई YVSPM। Y होता 25, B होता 22, S होता 19, P होता 16, M होता 13। 25 से 22 -3, 22 19 -3, 19 16 -3, 16 13 -3। तो इसमें लॉजिक -3 का लगाया, तो ऐसा काम करिए 25 में से -3 करिए, कितना आएगा? 22 है ना मेरे दोस्त, 22। लेकिन भाई साहब 25 कैसे बना होगा ये डिपेंड कर रहा है मेरे दोस्त। कोई बता सकता है क्या? यदि हम ए को यहाँ पे ले ले तो ए को मान के चलिए हम 27 कर लेते हैं, तो 27 में से 3 घटाएंगे 24 आएगा। 24 पे तो भाई कौन होता है? एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बी ले ले तो, अब यहाँ पे हम बी लेते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पे बी लेते हैं तो बी को हमें 28 कर लेते हैं, तब जाकर देखिए 28 में से 3 घटाएंगे तब ना जाकर 25 बनेगा। यानी यहाँ पे कौन अच्छा रहेगा? बी आएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर मैच कर गया। भाई इसमें कई सारे स्टूडेंट फंस गए होंगे। हल्का वाला सवाल हल्के मत लिया कीजिए आप लोग। भाई आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि भाई आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। देखिए एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और
40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी क्या होगा गुरु? एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है, 40% की छूट देता है। अंकित है यानी 150% पर अंकित करता है तो वो कितने बराबर हो जाएगा? 250 के बराबर हो जाएगा। 150 से 100 जोड़ दीजिए, 250 बटे में 100 गुणा, और 40% की छूट दे रहा है यानी 100 से 40% छूट दिया, यानी अब वो 60 को हो जाएगा मल्टीप्लाई अपन में 100। अब इसको हल करिए, कितना आंसर आएगा? अभी भाई अभी यदि क्रय मूल्य 1600 है तो अब 1600 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हल करिए, कितना आंसर आएगा? तो दोस्त मेरे यहाँ से देखिए, 00 से 00 इसको काट देते हैं पहले हम लोग, 10 से 0 इसको काट देते हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद मेरे दोस्त कितना आंसर आएगा? तो यहाँ से 10 से 0 यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। 25 गुणे 6 यानी 25 चौका 100, 25 छक्का 150, मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 बाकी है तो मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना आंसर है। 16 0 0, 16 25 80 का 0 8, 16 कम 16 8 2400। तो कितना आंसर आएगा भाई? 2400 रुपया होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को 0.5 और 72 का माध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। भाई मध्यानुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं? रूट में a इंटू बी कर देते हैं ना, तो यहाँ से रूट ए आपका 0.5 मल्टीप्लाई बी कितना है? 72, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 का 0 1, 5 से 35 36, 360, एक पॉइंट हटा दिए तो रूट 36 किसका होता है? 6 का होता है। तो 0.5 और 72 का मध्य समानुपाती कितना होगा? 6 होगा। तो केवल 6 होगा, रूट 6 मत कर दीजिएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भाग करने में कितना समय लगेगा? मेरे दोस्त देखिए सवाल को ध्यान से देखिए, ए और बी है, ए को 15 घंटे में और बी को 18 घंटे में भर सकते हैं। तो इनका कुल क्षमता निकाले, कुल काम निकाले तो 15 18 का एलसीएम कितना होता है? 90 होता है। अब 1 घंटे का हम वर्क निकाल लेते हैं, 15 का भाग जब 90 में देंगे तो 1 घंटे का 6 हो जाएगा और ये 5 करेगा, यानी कुल क्षमता ये हो गया भाई। ठीक, तो यहां से टोटल कितना निकल के आ जाएगा? टोटल 90 और 1 घंटे का काम 6/11, 90/11 हो जाएगा 1 घंटे का, ठीक है। क्योंकि जो ए है जो 15 घंटे में और 18 घंटे में भर सकते हैं, ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में 6 भर पाएंगे और 5 भर पाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार भाग करने में कितना समय लगेगा? तो साथियों तो यहाँ से टैंक का 2/3, तो यहाँ पे आप 2/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 एक कम 3, 30 3 90, 30 दूना 60, 60/11, तो कितना आंसर आएगा? हल करिए। 11 5 55, 5 सही 5/11 घंटा, 5 सही 5/11 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा मेरे दोस्त? देखिए टोटल 60/11 है, तो इसको जब हम भाग करवाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 60/11 यानी भाई 11 5 55, 5 ऊपर जाएगा फिर 11 यानी 5 सही 5/11 घंटे लगेंगे। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया? ओके, यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। ये सवाल क्या दिया है? एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है और अन्य 25 मैचों में औसत स्कोर 24 है। सभी 45 मैचों में औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है, यानी 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, और अन्य 25 मैचों में स्कोर कितना है? 24 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 25 चौका 100, 10, 25 दूनी 50, 60 यानी 600। टोटल कितना रन हो गया भाई? 900। कितने का पूछा? सभी 45, तो 45 भाग करा दीजिए, 45 दूना 90, यानी सभी 45 मैचों में औसत स्कोर उसका कितना है? हर मैच में वो 20 रन मार रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
औसत ऐसे निकालते हैं ना भाई आप लोग, सभी संख्याओं का योग करते हैं, टोटल से भाग करा देते हैं, आंसर आ जाता है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो भाई आप जानते हैं हर एक क्लास में आपको होमवर्क एक सवाल मिलता है, तो ये सवाल ये होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों फाइनली ये 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई पहले लाइव टेस्ट पेपर में। अब बताइए कि आप सभी का इन 65 सवाल में से कितना स्कोर बना। सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, लगातार इस तरह क्लास आप सभी के बीच में है कि एक भी दिन का गैप नहीं होगा, ठीक है। और वो पीडीएफ आप लोग अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से रखिए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में कोई भी आपको जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।